बिक्री कौशल पार्ट 16। कौन किसको भुगतान करेगा। नेगोशिएशन करते समय कभी भी बहकावे में ना आए। साहसी बनकर प्रश्न पूछें। जितनी अधिक जानकारी आपको मिलेगी उतना ही अधिक लाभ आपको होगा। जब वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसे अब विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ने जब कंप्यूटर हार्डवेयर व्यवसाय में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया तो सर्वप्रथम उन्होंने डॉक्टर श्रीधर मित्ता को चुना। डॉक्टर मित्ता ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। विप्रो 1980 में हाइड्रोजनीकृत खाना पकाने का तेल बनाना चाहता था और हाइड्रोलिक्स व्यवसाय में था। 1973 में ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी पूरी करने के बाद उनके अधिकांश दोस्तों ने वही काम करना फैसला किया, लेकिन डॉक्टर मित्ता भारत लौट आए और उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी की। इसके बाद उन्होंने विप्रो के अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद उन्हें विप्रो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में दुनिया भर में पहचाना। कई सालों तक मैंने और डॉक्टर मित्ता के साथ काम किया। कई सालों तक वह मेरे बॉस भी रहे। हमारी पसंद नापसंद और कारोबार के प्रति लगाव ने काफ़ी समानता थी। वे अवसर का लाभ उठाने में माहिर थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने विभाग की स्थापना की थी। डॉक्टर मित्ता मूलतः आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव तिरुपति के रहने वाले थे। उनका परिवार वहाँ दवा की दुकान चलाता था। उनके परिवार वालों ने सोचा कि उन्हें भी इसी व्यवसाय में अपनाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मित्ता ने इंजीनियरिंग की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी खड़गपुर में गए। उन्होंने बहुत पहले ही दवाई की दुकान नहीं चलाने का फैसला कर लिया था। आईआईटी के बाद उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर वे आईटी सेक्टर में जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन गांव की पैतृक व्यावसायिकता उनके स्वभाव में थी। इस व्यावसायिकता का उन्हें अत्यधिक लाभ मिला। उनके व्यवहार में गांव के कई तरीके देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनके साथ तब हुआ जब वह नए संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के गए थे और वे भी अभी तक वहाँ के तौर तरीके और भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं थे। ओक्लाहोमा में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वहाँ एक लड़के से हुई। यह लड़का उनके बाद अमेरिका आया था और उसे डॉक्टर मित्ता से भी वहाँ के बारे में कम जानकारी थी। वह छात्र बहुत होशियार था। जल्दी ही उनके बीच करीबी दोस्ती बन गई। इस लड़के की यह विशेषता थी कि वह हमेशा अपनी स्वयं की कार रखने की ख्वाहिश रखता था। भारत से अमेरिका जाने के बाद सारे खर्च पूर्ण करने के उस लड़के के पास सिर्फ $500 बचे थे। उसने कई जगह खोजे की और कई वर्ष इस्तेमाल की हुई एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। इस कार को चलाना खर्चे को आमंत्रित करने जैसा था। एक तो इस कार का एवरेज बहुत कम था, साथ ही इसमें कुछ न कुछ मेंटेनेंस का काम निकल ही आता था। कुछ दिनों के बाद कार का यह आकर्षण उसे परेशान करने लगा। उनके दोस्त की तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा कार के ईंधन और मेंटेनेंस पर ही खर्च होने लगा। एक दिन डॉक्टर मित्ता उस दोस्त के साथ उसी कार में कहीं जा रहे थे। जैसे ही वह कार हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, उसमें से अलग अलग आवाज़ें आने लगी और वह अचानक रुक गई। अब तक उसका दोस्त इतना कंगाल हो गया था कि उसके पास कार के मेंटेनेंस के लिए पैसे और उत्साह दोनों ही नहीं बच पाए थे। वे दोनों सर पर हाथ रखकर किस्मत को कोसते हुए सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए। इतने में उनके सामने गश्त कर रही एक पुलिस की वैन आकर रुकी। पुलिस ने देखा कि उनकी कार की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वह कार क्रेन के द्वारा पास से गैरेज में ले जाने लायक थी। और वह कार उन्होंने रेडियो पर निकट के एक क्रेन वाले से संपर्क किया और कुछ ही समय के बाद क्रेन वहां पहुंची। उन लोगों ने आपस में चर्चा की और हमें ट्रक में बैठने को कहा। उन्होंने कार को ट्रक से जोड़ा और नज़दीक के गैरेज ले गए। वह दोनों शांत बैठे थे
और मन ही मन में आने वाले आर्थिक संकट के बारे में सोच रहे थे। जब वे गैरेज पहुँचे तो उस व्यक्ति ने कागज़ पेन निकाला और कार के चारों ओर चक्कर लगाकर कागज़ पर गणना की। मेरे दोस्त को ठीक से नहीं पता था कि अब हमें कितने पैसा खर्च करना होगा, लेकिन ट्रक और बाकी सब चीज़ों को देखकर उसको यकीन हो गया था कि यह यात्रा बहुत महंगी साबित होगी। $250। उस आदमी ने सब कुछ चेक करके आंकड़ा दिया। डॉक्टर मित्ता वह दोस्त लगभग गश खाकर गिरने ही हो हुए। उसे अंदाज़ा नहीं था और वह सोचने लगा कि इतना पैसा कहाँ से आए। जैसे ही वह कुछ कहता, अचानक डॉक्टर मित्ता के दिमाग में महत्वपूर्ण सवाल आया और उन्होंने बिना किसी डर के आत्मविश्वास पूर्वक उस आदमी को देखा और उससे पूछा, कौन किसे भुगतान करेगा? ट्रक ड्राइवर ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और कहा, कौन क्या? मैं तुम्हें पैसा दूंगा। डॉक्टर मित्ता के दोस्त को दोबारा गश खाकर गिरने जैसा लगा और उसे एहसास हुआ कि वह आदमी एक कबाड़ी था और उस कार को खींचने का खर्च घटाकर वह कितने पैसे में इस कार को खरीद सकता है, इसकी कैलकुलेशन वह अब तक कर रहा था। डॉक्टर मित्ता और उनके दोस्त पैसे और जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सबक लेकर वहाँ से वापस आए। उन्होंने सीखा कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार जब हम कोई डील करते हुए किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं, कभी कभी हम सिर्फ चीज़ों को अपने हिसाब से मान लेते हैं और स्थिति का अनुमान भी खुद ही लगा लेते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर साहसपूर्वक पूछना सबसे अच्छा नियम है। किसी चीज़ के बारे में सही जानकारी आपको हमेशा लाभ की ओर ही ले जाती है। बिक्री कौशल पार्ट 17। हाथी सिद्धांत। जो लोग सेल्स के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें लोगों को सवाल पूछने की कला ज़रूर आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। डर के मारे सवाल ना पूछने का जोखिम उठाना गलत है। भारत में प्राचीन काल से एक कहानी बताई जाती रही है जो इस प्रकार है। एक बार दो लोग नदी पर नहाने गए थे। दोनों नहाने का मज़ा ले रहे थे। उसी समय एक महावत अपने हाथी के साथ वहाँ आया। उसने हाथी को नहलाने के लिए एक सुविधाजनक स्थान चुना और हाथी को नहलाने लगा। हाथी भी नहाने का आनंद ले रहा था और सूंड से अपने शरीर पर पानी डाल रहा था, जबकि महावत उसे साफ कर रहा था। वे दोनों अपना स्नान भूलकर हाथी को देखने बैठ गए। उस दृश्य को देखकर उन दोनों में से एक ने महावत से कहा कि मित्र, क्या तुम अपना हाथी मुझे दोगे? महावत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ उस आदमी को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा हाथी को नहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने फिर महावत से पूछा, क्या तुम अपना हाथी मुझे दोगे? अब तक महावत हाथी पर बैठ चुका था। वह फिर से उस आदमी की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराया और वापस हाथी को नहलाने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी पुनः उस महावत के पास पहुंचा और उससे पूछा, दोस्त, क्या तुम मुझे अपना हाथी दोगे? लेकिन इस बार महावत के चेहरे पर भाव बदला हुआ था। उसने उस आदमी को गुस्से से देखा और बिना उत्तर दिए उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद वह आदमी फिर महावत के पास पहुंचा और उसे फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अपना हाथी दे सकते हो? लेकिन अब वह महावत बहुत नाराज़ हो चुका था और उसका गुस्सा उसी कृत्य से व्यक्त हो रहा था। उस एक भी शब्द नहीं कहा और हाथी को अपनी पानी से बाहर निकालकर चलने लगा। यह देखकर दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि अब तक तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए था कि वह आदमी तुम्हें कभी हाथी नहीं देगा, तो बार बार उससे क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने कहा, यह तो मुझे भी पता है कि वह हाथी नहीं देगा, लेकिन अगर मैंने उससे पूछा नहीं होता तो उसके हाथी देने की संभावना शून्य होती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पूछने पर उसके मन में मुझे हाथी देने का विचार कम से कम एक बार ज़रूर आया होगा। सेल्स सेक्टर में काम करने वाले लोगों के अंदर इस प्रकार के असाधारण सवाल पूछने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। उन्हें हमेशा लोगों से सवाल पूछने पर जोर देना चाहिए। सही दिशा क्या है? किसी व्यक्ति से रेफरेंस देने के लिए कहें। सेल्स के संदर्भ में जानकारी मांगें। पूछें कि सेल्स के लिए कोई अवसर है। पूछें कि क्या कोई सेल्स का ऑर्डर है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पैसे की बात करें।
इन सब प्रश्नों से आप ग्राहक की तरफ से निराशा, आक्रोश या क्रोध का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्समैन को प्रश्न पूछने से डरना नहीं चाहिए और असफलता के डर से कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछने में कुछ भी खोने का जोखिम नहीं होता। हम कुछ खोने वाले नहीं हैं। इसके विपरीत यदि हुआ तो लाभ ही होगा। इसलिए सवाल पूछें।